वेलकम टू ग्वालियर बोर्ड्स। माय नेम इज सुबिया नूर। आज हम पाइथन के कॉन्सेप्ट फंक्शंस को, एरर हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग को देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे कोड को मज़ीद क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बनाएंगे। इसी के साथ ही हम प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को भी देखेंगे। फंक्शंस इन पाइथन ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि वन टाइम इनको हम लिखते हैं लेकिन मल्टीपल टाइम्स इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फंक्शन करता क्या है? एक लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसके बाद इन स्मॉलर पार्ट्स को मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना बहुत ही इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, जो कि पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट करने का मेन गोल है। अब पाइथन में फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। बिल्ट इन ऐसे होते हैं जो कि हमें लैंग्वेज की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, जैसे प्रिंट, इनपुट और इंडेक्स वगैरह, और इनको इस्तेमाल करने के लिए इन्हें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि दूसरी तरफ है हमारे पास यूज़र डिफाइन फंक्शन। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि प्रोग्रामर अपनी हेल्प के लिए क्रिएट करते हैं। इन्हें पहले डिफाइन किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले डेफ लिखना पड़ता है, और ये तभी रन होते हैं जब इन्हें कॉल किया जाता है। और ये प्रोग्रामर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि इनके ज़रिए हम वैल्यूज़ को पास कर सकें या वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकें, यानी कि हम इन्हें कुछ वैल्यूज़ दे सकते हैं या कुछ वैल्यूज़ इनसे वापस ले भी सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस प्रोग्रामर के लिए एक जादू की छड़ी की तरह है। इनका इस्तेमाल करके प्रोग्रामर अपने दिमाग में जो सोचता है उसे अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। इनका सिंटेक्स देखते हैं तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखा जाता है, देन फंक्शन का नेम और फिर पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं। इसी के साथ ही फंक्शन बॉडी में हम उसका कोड लिखते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शनल होती है। ये हमारे फंक्शन पे डिपेंड करती है हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। फोर्थ है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमने डेफ लिखा, देन फंक्शन का नेम और उसकी पैरेंथेसिस में हम एक वैल्यू को पास करना चाहते हैं। देन है हमारे पास स्पेस, उसके बाद हमने रिटर्न, रिटर्न में हम उसी वैल्यू को एक मैसेज के साथ प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? सिंपली हमने फंक्शन का नेम लिखना है और उसके अंदर और वैल्यू हमने एंटर कर देनी है। तो इसकी आउटपुट बहुत ही सिंपल होगी, आई एम आयरन मैन। अब इसमें कुछ कॉमन एरर्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामर इसको लिखते वक्त गलती करते हैं वो है कोलन्स को भूल जाना। इसी तरह यहाँ पर देखें तो रिटर्न का आर जो है वो कैपिटल में है, हालांकि प्रोग्राम के मुताबिक इसे स्मॉल लेटर में होना चाहिए क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसी की तरह जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो नेक्स्ट लाइन में एक स्पेस दी जाती है, या इंडेंटेशन भी इसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियसली हमने एक स्पेस दी थी, तो यहाँ पर हमने वो भी एरर यहाँ पे अक्कर हो चुका है हमारा। इसी तरह फंक्शन कॉल में देखें, यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे, जबकि जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था तो वहाँ नेम का एक पैरामीटर हम पास कर रहे थे। ये हम पे डिपेंड करता है, अगर हम अपने फंक्शन के में कोई पैरामीटर पास नहीं करना चाहते तो जब हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब उसे हमें ये नहीं लिखना चाहिए। ये एरर्स आपको तभी समझ आएंगे जब आप प्रैक्टिकली इन्हें करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वेरिएबल स्कोप। आजकल आप एक बात बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि आजकल आईटी में जो एआई है उसका बहुत स्कोप है। इसका मतलब एआई हर फील्ड में इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, कंस्ट्रक्शंस हो, बिजनेस हो, हर फील्ड में इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब उसका स्कोप ज़्यादा है। इसी तरह वेरिएबल्स का स्कोप, इसका मतलब कि वेरिएबल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो फर्स्ट है लोकल वेरिएबल, जो कि फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होता है और इस्तेमाल भी फंक्शन के अंदर ही किया जाता है। ये बिल्कुल रियल लाइफ में हमारा जो आईडी कार्ड है, जो कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही वैलिड होता है, उसकी तरह है। जबकि दूसरी तरफ ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिफाइन होता है और प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रियल लाइफ में देख लिया, हमारा पासपोर्ट है जो कि ग्लोबली हमारी आइडेंटिटी के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमें अपना जो वेरिएबल है उसके साथ ग्लोबल लिखना पड़ता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखें, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया स्टूडेंट नेम, उसके बाद उसे वैल्यू भी असाइन कर दी, एंड देन थर्ड लाइन में हम उसे एक अच्छे मैसेज के साथ प्रिंट कर रहे हैं, यानी उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं अबव द फंक्शन।
देन हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, और उसमें हम वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। यहाँ पर फिर से नोट करें, हम स्टूडेंट नेम जो कि ग्लोबल वेरिएबल है उसे फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका सेकंड यूज़ हो गया। इसी तरह मार्क्स जो है सिर्फ वो स्टूडेंट मार्क्स के जो फंक्शन है उसी के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। फंक्शन को कॉल करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना है और पैरेंथेसिस। लेकिन अब लास्ट लाइन पे देखें, अब हम फंक्शन से बाहर आ चुके हैं लेकिन फिर भी हम अपने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं जैसे कि मार्क्स, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल जैसे स्टूडेंट नेम, ये हम पूरे फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी आउटपुट भी वैसे ही शो की गई है। नेक्स्ट, अब इन तीनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं आई कैश स्टोर इनवॉइस का। तो सबसे पहले देखिए, हमने स्टोर का नेम है उसको हम मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसको ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है। देन हमने फर्स्ट अपना एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट सब टोटल, उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा। सेकंड हमारे पास फंक्शन है जनरेट इनवॉइस का। ये कस्टमर नेम, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी, फोर पैरामीटर्स को ये पास कर रहा है। और यहाँ पर देखें, हमने जो फर्स्ट अपना फंक्शन बनाया था उसे भी यहाँ पर एक्सेस किया जा रहा है और इसे सब टोटल के वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। इससे हमें एक बात ये मालूम हुई कि फंक्शंस एक दूसरे को भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर प्रिंट किया है अपना ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसे अपनी आउटपुट को खूबसूरत बनाने के लिए, और जहाँ पर जो हम अपना वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं उसे वैसे ही हमने अच्छे से मैसेज के साथ लिख लिया है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो थर्ड जो फंक्शन है वो है मेन फंक्शन। इसकी भी बॉडी वैसे ही है और एंड में हमने इसे कॉल भी किया हुआ है। तो मेन फंक्शंस हमारे लिए एज अ मेन फंक्शन के तौर पे काम करता है। यही फंक्शन है जो बाकी सारे फंक्शंस को मैनेज करता है, उन्हें वैल्यूज़ पास कर सकता है, उन्हें कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर देखें, इसने फोर वैल्यूज़ पास की हुई हैं, जैसे कस्टमर का नेम है, आइटम प्राइस, उसकी क्वांटिटी है। तो हमारा अब प्रोग्राम रन कैसे होगा? हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होगा मेन से। सबसे पहले यहाँ देखें, इसका एक हमने कंस्ट्रक्टर भी बनाया होगा जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है अच्छे से रन हो। तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन जो है रन होगा, इसके अंदर जो जनरेट इनवॉइस है, तो यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो जनरेट इनवॉइस में जाएगा। जनरेट इनवॉइस के अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया हुआ है कैलकुलेट सब टोटल। तो यहाँ से हमारा अब यहाँ जनरेट इनवॉइस से हमारा कंट्रोल जाएगा कैलकुलेट सब टोटल। यहाँ जो भी प्रोसेसिंग होगी वो कोड हमारा रन होगा, उसके बाद रिटर्न के ज़रिए वापस कंट्रोल हमारा जनरेट इनवॉइस में वापस आएगा, और रिटर्न हमें जो भी वहाँ से आउटपुट देगा उसे हम स्टोर कर लेंगे सब टोटल में। और यहाँ पर स्टोर नेम जो कि ग्लोबल वेरिएबल है वो ग्लोबल से एक्सेस हो रहा है, कस्टमर नेम और बाकी जो चार यहाँ हमारे पास पैरामीटर्स हैं या वेरिएबल्स हैं जो हमें मेन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बाद हमें आई के स्टोर की यहाँ पे एक अच्छी सी इनपुट दी हुई है, जैसे कस्टमर नेम है पोपाई और उसकी टोटल इनवॉइस टोटल बिल हमारे पास 360 है। नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि सिस्टम क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। तो इसमें होता क्या है कि समटाइम हमारे कोड में कोई एरर होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर में इशू होता है। इसके अलावा समटाइम हमारा जो सर्वर होता है वो बहुत ही स्लो काम कर रहा होता है, उसके साथ डाटा की एक्सचेंज बहुत स्लो रेट पर हो रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होते हैं, इश्यूज अक्सर होते हैं हमारे पास, और इससे प्रोग्रामर का बहुत नुकसान होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एरर हैंडलिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करते क्या है कि जो हमारा कोड है उसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम अपना ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें एरर अकर होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है एक्सेप्ट ब्लॉक। अब मान लीजिए कि हमारे ट्राई ब्लॉक में जो हमने कोड लिखा है उसमें कोई एरर आ गया, तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा? उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई भी कोड में एरर नहीं है तो हमारा एल्स ब्लॉक जो है उसे रन किया जाएगा। और फाइनली हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक होता है जो कि हर सूरत हाल में रन होता है। अब इसको ग्राफिक्स के ज़रिए से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ट्राई ब्लॉक में अपना कुछ कोड रखा है। फ़र्ज़ करें
कि हम डिवीज़न करना चाहते हैं। एक हमारे पास इनपुट है 10 और दूसरी इनपुट हम यूज़र से लेना चाहते हैं और इनको डिवाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूज़र जो डाटा इनपुट करे वो हमेशा पॉज़िटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो यूज़र पॉज़िटिव वैल्यू एंटर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब मान लें कि यूज़र ने 2 पुट किया है जो कि पॉज़िटिव वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा जो कंट्रोल होगा वो एल्स ब्लॉक में होगा। तो ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल होगा, हमारा कोड बगैर किसी एरर के रन होगा, एल्स ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा, एल्स ब्लॉक के बाद ये कंट्रोल चला जाएगा फाइनल ब्लॉक में। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि हमारा जो ट्राई ब्लॉक में जो कोड है उसमें जो यूज़र ने डाटा इनपुट किया है, जो वैल्यू इनपुट की है वो पॉज़िटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है या ज़ीरो है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड जो है वो रन होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सांप सीढ़ी में सांप काट लेता है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, उसका जो भी मैसेज होगा वो एरर वो प्रिंट कर देगा और उसके बाद हमारा जो कंट्रोल होगा एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद फाइनल ब्लॉक में चला जाएगा। इसके लिए आप रियल लाइफ में एक हाउस की एग्जांपल ले लें। आप घर बनाना चाहते हैं तो आप आपके पास एक डिज़ाइन है, आप चाहते हैं कि आपका घर उसी के मुताबिक बने। यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपका घर आपके डिज़ाइन के मुताबिक बने, यानी कि एल्स ब्लॉक रन होगा, या ऐसा हो सकता है कि आपका घर आपके डिज़ाइन के मुताबिक ना बने तो एक्सेप्ट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि ट्राई ब्लॉक के बाद या तो एल्स ब्लॉक रन होता है या एक्सेप्ट ब्लॉक रन होता है। जबकि फाइनल ब्लॉक ये ऐसा कोड है जो हर सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में ही रन होगा। बिल्कुल जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई करने वाले लोग होते हैं। आपने घर तो बना लिया, चाहे आपको पसंद है या नहीं, आपको उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी सफाई लाज़मी करनी पड़ेगी। तो वो है हमारे पास फाइनल ब्लॉक। अब इसी इसी को ही कोड के ज़रिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने एक ट्राई ब्लॉक में अपना कुछ कोड रखा है जिसमें एरर हो भी सकता है या नहीं भी। तो यहाँ पर यूज़र से हम एक नंबर इनपुट करना चाहते हैं। अगर यूज़र ने नेगेटिव नंबर इनपुट किया या पॉजिटिव के अलावा कुछ भी इनपुट किया, तो ट्राई से हमारा जो कंट्रोल है वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी एरर यूज़र ने क्रिएट किया होगा वही प्रिंट, उसका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। दूसरे सिनेरियो में यूज़र ने एक पॉजिटिव नंबर इनपुट किया है, तो अब क्या होगा कि ट्राई ब्लॉक से हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और जो भी वहाँ पर हमने अपना रिजल्ट प्रिंट कराना होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जबकि फाइनली ऐसा कोड है जो दोनों सिचुएशन में रन होगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने एक एरर को रेज़ किया हुआ है। तो रेज़ करने का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे हमारे पास रिज़ल्ट, यहाँ पे हमारे पास 1 लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है ट्राई ब्लॉक में, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास 100 ऑफ लाइन ऑफ कोड है और यूज़र से हम एक नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो यूज़र ने रॉन्ग नंबर इनपुट कर दिया है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन्स हैं, जो हमारा कंपाइलर है, उन्हें भी रन करेगा, रन करने के बाद देन वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारे कंपाइलर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके जो रिसोर्सेज़ हैं, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं कि जैसे ही यूज़र एक नंबर इनपुट करता है, सबसे पहले हम उसकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा नंबर जो है वो 0 से कम हो यानी माइनस में हो, तो फ़ौरन से यहाँ पर एक एरर जो है जनरेट कर दिया जाए और नीचे का जो 100 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है, उसको रन ना किया जाए, यानी कि कंपाइलर को मज़ीद काम ना करना पड़े, उसके रिसोर्सेज़ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो हमें सिर्फ़ करना क्या है कि कंडीशन लगानी है और उस एरर को हमने रेज़ कर देना है, जिसके बाद ये एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने जो भी एरर हमने रेज़ किया होगा, वो यहाँ पर उसको हैंडल कर लिया जाएगा। अब रियल लाइफ में हम अपने हाउस वाले एग्जांपल में वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने हाउस में वुड फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं। आपको मालूम नहीं कि क्या वुड फ्लोरिंग आपके हाउस के डिज़ाइन के मुताबिक रहेगी या नहीं। तो हम वुड फ्लोरिंग को सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। सबसे पहले हम एक रूम के अंदर वुड फ्लोर को अप्लाई करेंगे। जिसकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट के वुड फ्लोरिंग जो है हमारे डिज़ाइन के मुताबिक ना हो, यानी एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारा कंट्रोल चला जाएगा। वहाँ पर हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे कि ये वुड फ्लोरिंग हमारे डिज़ाइन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा इसे मज़ीद रूम्स में अप्लाई ना किया जाए। दूसरा सिनेरियो क्या है कि जो वुड फ्लोरिंग है वो हमारे डिज़ाइन के मुताबिक है, तब कंट्रोल चला जाएगा एल्स ब्लॉक में। यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे ये जो फ्लोरिंग है वो हमारे डिज़ाइन के मुताबिक है, लिहाजा इसे सारे फ्लोर पर अप्लाई कर दिया जाए। जबकि फाइनली एक ऐसा ब्लॉग होगा जो कि दोनों सिचुएशन में रन होगा,
यानी आप चाहे वुड फ्लोरिंग आपने लगाई है या सिरामिक लगाई है, जो भी फ्लोरिंग आपने सिलेक्ट की है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद आपको उसकी सफाई या क्लीनिंग लाज़मी करनी पड़ेगी। तो घर की जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमारे पास हम कौन से एरर को हम रेज़ कर सकते हैं। तो हम इसके लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को रेज़ कर सकते हैं, या जिस सॉइल पर हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसकी फाउंडेशन चेक कर सकते हैं, क्या वो सॉलिड है या नहीं? क्या उसके ऊपर वुड फ्लोरिंग हमारी बेहतर रहेगी या सिरामिक फ्लोरिंग बेहतर रहेगी? इसी तरह हमारे पास आउटपुट भी यहाँ दिखाई गई है कि यूज़र ने नेगेटिव नंबर इनपुट किया था, जिसकी वजह से हमारा जो रेज़ फंक्शन जो है, रेज़ जो एरर है वो यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। इसी तरह जो हमारी लास्ट जो फाइनल वाली स्टेटमेंट है, वो लाज़मी रन होगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वर्ड फाइल है, अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इसके साथ ही हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कुछ टैक्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे रिटन है। इसी तरह हम खुद से कुछ टैक्स यहाँ पे लिख देते हैं और उसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। सिमिलरली आप नीचे डाउन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मोड है। सबसे पहले है रीड मोड, तो ये हमें रीड मोड में हमारे कंटेंट को दिखाया है। देन है प्रिंट लेआउट, के प्रिंट में हमारा जो डेटा है वो कैसा दिखेगा। इसके बाद है हमारे पास वेब लेआउट, अगर इसी को ही हम वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो ये डाटा हमारा कैसे दिखेगा, ये वो शो करता है। अब अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम इसको क्लोज कर देंगे। यही सिमिलर काम अगर हम पाइथन में परफॉर्म करना चाहें तो उसे फाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन ओपन लिखते हैं और पैरेंथेसिस में फाइल का नेम और मोड जैसे अभी हमने देखा था प्रिंट लेआउट वगैरह। तो यहाँ पर 3 मोड्स हैं। आर का मतलब है रीड मोड, राइट डब्ल्यू का मतलब है राइट मोड और अपेंड का मतलब है अपेंड है ए मोड के लिए। तो यहाँ पर राइट और अपेंड में क्या फ़र्क है, जब हम राइट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस डाटा होगा ये उसको डेल कर सकता है, यानी कि ये उसको ओवरराइट कर सकता है। जबकि हमारे पास जो अपेंड मोड है, अपेंड मोड जो प्रीवियस हमारा डाटा होगा उसको डेल नहीं करेगा और न्यू डाटा को ऐड कर देगा। इसी तरह फाइल को रीड करने के लिए हम रीड फंक्शन लिखेंगे, और अगर रीड लाइन जो है नेक्स्ट लाइन के लिए, और रीड लाइंस जो कि है तमाम लाइंस को हमारी रीड करेगा और उनको लिस्ट के अंदर हमें रिटर्न भी करेगा। इसी तरह राइटिंग के लिए बहुत ही सिंपल हम राइट का इस्तेमाल करेंगे और क्लोज फाइल के लिए क्लोज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ़ाइल हैंडलिंग जो पाइथन में है ये बहुत ही सिंपल और इजी है। ये फ़ाइल हैंडलिंग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसके कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें फ़ाइल को ओपन करने के लिए ओपन हमने लिखा है और फ़ाइल का नेम स्टूडेंट डाटा और उसको राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हमें फ़ाइल में कुछ राइट करना है तो फाइल डॉट राइट लिखेंगे और जो भी कंटेंट हमने लिखना है उसके अंदर हम लिख देंगे। सिमिलरली अगर फाइल को रीड करना है तो ओपन और आर मोड में उसको रीड रीड के लिए ओपन कर देंगे। इसी तरह हम इसमें लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम 5 स्टूडेंट का डाटा एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लिया है। फ़ंक्शन के अंदर हमने अपनी एक फ़ाइल को ओपन कर लिया है स्टूडेंट डाटा के नाम से और उसको राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और रेंज में हमने 5 लिखा है। यानी कि ये जो 3 लाइन्स हैं, लाइन ऑफ कोड हैं, ये 5 टाइम रन्स होंगी। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे और फिर उसका स्कोर, देन उसको राइट के ज़रिए फाइल में राइट कर देंगे। इसी तरह ये सर्कल जो है हमारा, ये लूप जो है ये 5 टाइम रन होगी। तो इस यहाँ तक कोड से क्या होगा, तो आउटपुट में देखते हैं जैसे 5 स्टूडेंट का डाटा लिया हुआ है, हैरी पॉटर, उसके स्कोर लिखे हैं, हरमाइनी, रॉन वीजली, यहाँ तक 80 तक हमने 5 स्टूडेंट का डाटा इनपुट कर दिया है। अब अगर हम आउटपुट करना चाहते हैं यानी रीड रीड करना चाहते हैं अपने डाटा को, तो फिर क्या होगा, चूँकि ये 5 स्टूडेंट का डाटा है तो उसी तरह हम अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे, लेकिन अब आर मोड में ओपन करेंगे। देन हमें लूप लगानी पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा डाटा है हमारे पास और हम इसे किस फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं, स्ट्राइप फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं। लास्ट लाइन को देखें, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये जो फाइल खोलने का ये सारा जो कोड लिखा है उसके लिए हमने फंक्शन बनाया था। तो जब तक हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो हमें यहाँ पर एक आउटपुट दिखाई गई है अपने रीड फंक्शन की।
अब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को इसी फाइल ऑपरेशन पर लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने प्रीवियसली नोट किया होगा कि हमने 2 टाइम्स फाइल को ओपन किया है, लेकिन वन टाइम भी, सिंगल टाइम भी हमने उसको क्लोज नहीं किया। तो प्रोग्रामर से भी यही मिस्टेक्स होती है, वो फाइल को ओपन तो कर देते हैं लेकिन क्लोज करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक और कीवर्ड है विद। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं उसके साथ विद लगा देते हैं, विद एज फाइल। इससे होता क्या है कि अगर प्रोग्रामर उस फाइल को क्लोज करना भूल जाए तो ये ऑटोमेटिक फाइल को राइट करने के बाद खुद ही क्लोज कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, हम ट्राई ब्लॉक में हम पर एक फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम कि क्या ये फ़ाइल एग्ज़िस्ट करती भी है या नहीं, यानी एरर के चांसेस हैं यहाँ पे, हम इसके हवाले से इंश्योर नहीं है। तो उसे हमेशा राइट ब्लॉक में लिखेंगे और यहाँ पे उस फ़ाइल को रीड करवाना चाह रहे हैं। अब देखिए, अगर फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती तो हमारे पास कंट्रोल चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, जहाँ पर ये एरर शो करेगा और बता देगा कि फ़ाइल नॉट फाउंड। नेक्स्ट लाइन पर देखें, ये उसी फाइल को ओपन कर रहा है लेकिन राइट मोड में। अब राइट मोड में ओपन करने से क्या होगा, क्योंकि फाइल तो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। तो राइट मोड में क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उसे वो राइट मोड में ओपन करने से उसको क्रिएट कर देती है। अब हमारी फाइल जो है क्रिएट भी हो चुकी है और ओपन भी हो चुकी है, तो अब हम उसमें जो भी अपना कंटेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसी तरह हम मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इसका कोड देखना चाहते हैं तो आप गिटहब पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका सलूशन भी मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड हैं। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाहते हैं तो आप मीडियम पर मेरा ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप इसकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर होगा। उसके अंदर हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस करें। उसका कोड अपने पास सेव करें। बाद में हम उसी कोड को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और गिटहब पर एज अ कोड पूरी हम उसे सेव करेंगे।